बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दी नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलूम रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। गुड मॉर्निंग। नहीं हुआ है। शुरू हो गया। देखो यार, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन। अभी तक जो हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ चुके हैं उसमें ट्रिगोनोमेट्री है, लॉगरिथम है, डिफरेंशिएशन और स्लोप। इतना टॉपिक अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसका नाम है इंटीग्रेशन। ये भी जो है वो कैलकुलेशन का हिस्सा, ये कैलकुलस का हिस्सा है। ये कैलकुलस के नाम से जाना जाता है। इंटीग्रेशन शब्द का मतलब क्या है? एक तरह से इंटीग्रेशन का मतलब है एडिशन, जोड़ना। ऐसा भी कहा जाता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के जस्ट उल्टा है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को तुम इंटीग्रेशन बोल सकते हो, भारत के बहुत छोटे छोटे राज्यों को जोड़ने का काम किया था। और मोहम्मद अली जिन्ना को तुम डिफरेंशिएशन कह सकते हो, एकजुट भारत को तोड़ने का कोशिश किया था। तो जो तोड़ने की कोशिश करे उसको एक तरह से डिफरेंशिएशन। मोहम्मद अली जिन्ना डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल राज्यों को जोड़ने का कोशिश करके एक विशाल भारत बनाने की कोशिश किया, ये इंटीग्रेशन है। थोड़ा एडिशन आपको जैसे बोलेगा कि यदि इंटीग्रेशन यदि एडिशन है तो फिर हम लोग 10th क्लास तक पढ़े वो कौन सा एडिशन था? हम लोग तो एडिशन जानते ही हैं। पर जो तुम क्लास 10 तक एडिशन पढ़े हो और अभी जो एडिशन पढ़ने जा रहे हो उसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे सपोज करो हम यहाँ लिखते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर, यहाँ i का वैल्यू 1 से i बराबर 10। इसका मतलब, इस सम का मतलब है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन 10 का स्क्वायर। ये अपना जितना भी आएगा सॉल्व करके। ये सिंपल जो हम लोग एडिशन पढ़े हैं उसका ये मतलब है। लेकिन इसी में यदि हम ऐसा लिख दें सिग्मा एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये सिंबल जो है वो इंटीग्रेशन का है। ये सिंबल जो है वो इंटीग्रेशन का है। और इंटीग्रेशन का मतलब भी एडिशन ही होता है। और यहाँ 1 to 10 लिख देते हैं मान लो। तो इस 1 to 10 में और इस 1 to 10 में, यहाँ वाला 1 to 10 में और यहाँ वाला 1 to 10 में डिफरेंस है। कोई बोलेगा क्या डिफरेंस है? जैसे इसमें 1 के बाद 2, 3, 4 ऐसे ऐड किए हैं तो इसमें बहुत सारा पॉसिबिलिटी है। 1 का स्क्वायर, 1.1 का स्क्वायर, 1.2 का स्क्वायर, ऐसा बहुत सारा होगा। कोई बोलेगा 1.11 का स्क्वायर, 1.12 का स्क्वायर, ऐसा कुल मिला के 10 तक। इसमें इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है। तो इसमें यदि हम इंटीग्रेशन में 1 to 10 का एडिशन यहाँ बोल रहे हैं, इसका मतलब 1 to 10 के बीच में जितना डेसिमल इन्वॉल्व है वो सब को भी उसमें जोड़ना है। और यदि ये सिग्मा एडिशन बोल रहे हैं, सिग्मा सिंबल से एडिशन ले रहे हैं, तो यहाँ 1 to 10 लिखे मतलब यहाँ सिर्फ होल नंबर लेना है। तो ये दोनों एडिशन का डिफरेंस है। इंटीग्रेशन में जहाँ से जहाँ तक जोड़ेंगे उसमें डेसिमल वगैरह सब शामिल होगा, डेसिमल, होल नंबर सारा शामिल है। जबकि सिग्मा एडिशन में केवल होल नंबर या आप जो पैटर्न सेट करेंगे वो पैटर्न शामिल है। और इसमें हर तरह का टर्म शामिल है, डेसिमल से लेकर के होल नंबर तक। ये डिफरेंस है ये दोनों का एडिशन में। इसको समझने के लिए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेंगे। इंटीग्रेशन का एडिशन को समझने के लिए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं।
देखिए जैसे मान लीजिए कि C बराबर कहीं कोई इक्वेशन लिखा हुआ है A इंटू बी, जिसमें C नाम का एक फिजिकल क्वांटिटी है और AB नाम का एक फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ऐसा और भी फार्मूला हो सकता है। मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी, ऐसा कुछ फार्मूला दिया हुआ है। तो अभी हम लोग जनरल लेके चल रहे हैं, C इज इक्वल टू A इंटू बी। ये कहता है कि यदि यहाँ C है, सॉरी यहाँ C नहीं, यहाँ पे मान लो A है और यहाँ B है, जो लोग मल्टीप्लिकेशन में इन्वॉल्व है उसका, और इसका सर्टेन टाइप ऑफ ग्राफ दिया हुआ है, मान लीजिए ऐसा ग्राफ दिया हुआ है। तो इस ग्राफ का आप एरिया कैलकुलेट कीजिए एक्स एक्सिस पे, ये एरिया कैलकुलेट किया जाए, ये एरिया का वैल्यू जितना आएगा यही C के बराबर होगा। ये फिजिक्स का पॉइंट बता रहे हैं आपको, और ये इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन भी आपको समझा रहे हैं, इसलिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि यदि C इज इक्वल टू कहीं A इंटू बी लिखा हुआ है और जो लोग मल्टीप्लिकेशन में इन्वॉल्व हैं, मल्टीप्लिकेशन वालों का एक ग्राफ दिया हुआ है, तो उस ग्राफ का एक्स एक्सिस के ऊपर एरिया कैलकुलेट कर दिया जाए, तो एरिया जितना सॉल्व करके आएगा ये एरिया का वैल्यू ही ये प्रोडक्ट के बराबर जो है उसका वैल्यू होगा। मतलब यदि आप नहीं समझ रहे तो आप ऐसे समझिए कि यदि यहाँ A फॉर S दिया है, ऐसा एक डायग्राम दिया है और आपको बोल रहा है इसका वर्क डन कैलकुलेट कीजिए, तो आप ये एरिया निकाल दीजिए, एरिया का वैल्यू आपको वर्क डन के बराबर दे देगा। जितना एरिया का वैल्यू होगा वही वर्क डन के बराबर होगा। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, और आपको बोलता है इसका डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए, तो एरिया निकाल दीजिए, ये एरिया का वैल्यू ही इसका डिस्टेंस के बराबर होगा, यही यहाँ पे डिस्टेंस देगा। तो आपको समझना जनरल में ये है कि C इज इक्वल टू A इंटू बी है, और A और B जो मल्टीप्लिकेशन में इन्वॉल्व है उसका किसी टाइप का ग्राफ दिया हुआ है, तो ग्राफ का एरिया जो है वो C के बराबर होता है, ऐसा फिजिक्स का रूल है। मतलब ये कि भविष्य में हम लोग के पास हो सकता है कि कोई ग्राफ दिया हो और उस ग्राफ का एरिया निकालना पड़े। जैसे इसका, तो ये ट्रेपीजियम है, इसका एरिया निकालने आप जानते हैं, इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रेपीजियम का जो फार्मूला उससे। ये ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम ये सब का कॉम्बिनेशन है, हम लोग इसका भी एरिया निकाल सकते हैं। ये ट्रायंगल है, फिर रेक्टेंगल है, फिर ट्रेपीजियम है और फिर जाके ट्रायंगल है। ये एरिया और ये एरिया आप निकाल लेंगे, लेकिन ये एरिया शायद आप नहीं निकाल पाएंगे। ऐसा फोटो आप क्लास 10 तक नहीं देखे थे कि इसका एरिया क्या होता है। मान लीजिए हम इसमें कुछ लिख दें कि ये y बराबर 1/x है, तो इसमें इक्वेशन दिया हुआ है और इक्वेशन की सहायता से आपको इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो ऐसा कोई मैथमेटिक्स क्लास 10 तक नहीं है जो ग्राफ का एरिया इक्वेशन से निकालने के लिए सिखाता है। तो ये जो नया टर्म है एरिया निकालने का, कि हमारे पास इक्वेशन दिया रहेगा, ग्राफ दिया रहेगा, तो हम लोग उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। जिस मेथड से एरिया कैलकुलेट होगा उसी मेथड का नाम इंटीग्रेशन है। ये इंटीग्रेशन के मेथड से कैलकुलेट होगा। जैसे मान लीजिए कि कह रहा बच्चा वीडियो थोड़ा रुक रुक कर आ रहा। देखिए जैसे मान लीजिए आप सर्कल का एरिया पढ़ते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है, आप स्फेयर का एरिया पढ़ते हैं कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये जितना भी एरिया का आप जो फार्मूला पढ़ते हैं वो इंटीग्रेशन के हेल्प से डिराइव किया जा सकता है। इंटीग्रेशन की सहायता से हम लोग एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर या डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर डिराइव कर सकते हैं। हम लोग स्फेयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर डिराइव कर सकते हैं। ये सब इंटीग्रेशन के मेथड से होता है। तो कोई बच्चा के मन में फिर सवाल आएगा कि अभी तो आप बोल रहे थे कि इंटीग्रेशन एडिशन है, फिर कुछ देरी बाद पलट गए इंटीग्रेशन एरिया देता है। मतलब ये दो काम करता, आप ऐसा भी समझ सकते हैं, या दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। एरिया निकालना भी एक तरह का एडिशन का काम है, अभी हम समझा रहे हैं इसको। तो एरिया कैलकुलेट करना हो, एडिशन करना हो, तो हम लोग इसमें इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। आइए थोड़ा सा कैसे, वीडियो रुक रुक कर आ रहा, अभी भी बच्चा बोल रहा।
हाँ? अच्छा, जिनका वीडियो स्लो आ रहा है शायद उनका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, थोड़ा मौसम खराब है तो आपको हो सकता है नेटवर्क का इशू हो। पर यहाँ भी तो ये हो रहा है। देखिए, सपोज करो कि ये y है और ये x है। यहाँ पे एक ऐसा डायग्राम दिया है, मान लो कि इसका इक्वेशन है 3x² + 10। आपको ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे x = a है और यहाँ पे x = b है, और आप इसका एरिया कैलकुलेट कीजिए। इसका एरिया कितना होगा ये बताइए, ये इसमें क्वेश्चन है। तो हम लोग कैसे इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे? तुम लोग अभी ज़्यादा सवाल नहीं पूछो, मीनिंग समझने की कोशिश करो। जब टॉपिक हम बोलेंगे कि आप सवाल पूछो तो पूछना, अभी समझने का यहाँ प्रयास करो। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक बहुत पतला सा, बहुत थीन स्ट्रिप कट करते हैं। एक पतला सा स्ट्रिप कट करते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक x2 डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक x1 डिस्टेंस है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ये होगा तुम्हारा बच्चा लोग x2 - x1। आप इसको डेल्टा x लिख सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि वेरी थीन है तो आप इसको dx लिख सकते हैं। तो ये हो गया dx, मतलब यहाँ से यहाँ तक का इसका थिकनेस हुआ dx। आप यहाँ पे इस हाइट को y मान लीजिए, इस हाइट को आप y मान लीजिए, ठीक है। अब आइए, आपको ये फोटो देखने में क्या लग रहा है? यदि आप इसको ध्यान से देखें तो एक रेक्टेंगल दिखाई पड़ रहा है। रेक्टेंगल का एरिया होता है L × B। ये छोटा सा एरिया है तो D लगा देते हैं, छोटा सा पार्ट है इसलिए D लगा देते हैं, स्मॉल सेक्शन के लिए D लगाते हैं। लेंथ इसका y के बराबर है और विड्थ इसका dx के बराबर है। ये हो गया y × dx। अब हम लोग क्या करें कि दोनों साइड में इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दें, y dx। यहाँ जो नीचे में लिखते हैं इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, और यहाँ जो ऊपर में लिखते हैं इसका मतलब होता है अपर लिमिट, नाम है। अब ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट का मतलब क्या है? तो लोअर लिमिट का ये मतलब है, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे थे x = a। जैसे आप घर में टीवी देखते हैं और रिमोट दबाते हैं तो आपका चैनल चेंज हो जाता है, टीवी बंद हो जाता है, टीवी ऑन हो जाता है, ऐसा रिमोट में होता है। तो कुछ ऐसा ही रिमोट सिस्टम आप इसको मान लीजिए। आप x = यहाँ लिख देंगे तो आप ऐसा समझिए कि रिमोट से ये वाला दौड़ के, कूद के, जंप मार के वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ पे x = a लिखा हुआ है। और जब आप x = b लिखते हैं तो यही रिमोट इसको घसीट के यहाँ ले जाएगा जहाँ पे लिखा हुआ है x = b, जहाँ पे लिखा हुआ है x = b। और ये यहाँ से स्लाइड करते हुए आगे बढ़ेगा। तो जब स्लाइड करते हुए आगे बढ़ेगा तो ये पूरा एरिया कवर कर लेगा, ये पूरा एरिया जो है वो कवर करेगा। तो कोई बोलेगा यहाँ वाला सेक्शन तो 2 बार आएगा, नहीं, ये 2 बार नहीं आएगा। जब ये शुरू, या कोई कह सकता है यहाँ से यहाँ तो 2 बार आएगा, ऐसा नहीं। थोड़ा आप लाइन ठीक से सुनिए। पहला बार ये जंप मार के यहाँ आया, सीधा यहाँ से जंप मारा और यहाँ पहुँच गया, और अगला बार ये स्लाइड करते हुए आगे बढ़ा। इसलिए कोई भी सेक्शन 2 बार नहीं आया, कोई भी सेक्शन जो है वो रिपीट नहीं किया है। वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था तो आइए हम इसको एक बार फिर से समझा देते हैं। हम लोग को समझना ये है कि एक डायग्राम दिया हुआ है y = 3x² + 10। यहाँ पे x = a है, यहाँ पे x = b है, और हम लोग को ये एरिया कैलकुलेट करना है।
तो एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, हम फिर से ये सारा प्रक्रिया आपको समझा दे रहे हैं। देखिए इधर ये ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, ये y है, ये x है। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ एक काफ़ी थीन स्ट्रिप कट करेंगे जिसका विड्थ जो है वो dx होगा। ये y एक्सिस में है तो इसका हाइट हम लोग y मान लेते हैं, इसका हाइट हम लोग y मान लेते हैं। अब आइए, ये देखने से रेक्टेंगल लग रहा है, तो रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी, तो ये dA, L के जगह में y और b के जगह में dx। y का वैल्यू यहाँ से बैठा देंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 10 इंटू डी एक्स। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 10 इंटू डी एक्स। अब यहाँ आप a लिख दीजिए और यहाँ b लिख दीजिए। a लिखने का मतलब है कि जहाँ पे x बराबर a है, ये जंप मार के उसके पास चला जाएगा, तो ये जंप मार के यहाँ आ जाएगा। और x बराबर b लिखने का मतलब है a से b स्लाइड होते हुए अब आगे बढ़ेगा, तो यहाँ b था तो यहाँ तक ये स्लाइड करते हुए आगे बढ़ेगा, तो ये पूरा पोर्शन कवर करेगा। इस तरीके से ये पूरा एरिया निकल जाएगा। जैसा कि हम बोल रहे थे कि इंटीग्रेशन का मीनिंग एडिशन होता है, आप यहाँ से समझ सकते हैं कि एडिशन है या नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटा छोटा पार्ट को जोड़ रहे हैं, ये छोटा छोटा पार्ट को ऐसे जोड़ दे रहे हैं ऐसे, तो ये छोटा छोटा पार्ट को ऐड कर रहे हैं, तो ये एक तरह से इंटीग्रेशन है। और ये सारा छोटा छोटा पार्ट को ऐड कर देंगे तो पूरा एरिया निकल जाएगा। इसलिए भी हम लोग कहते हैं कि इंटीग्रेशन जो है वो एरिया है। कुछ नेटवर्क कुछ तो इशू है, बच्चा बार बार बोल रहा है कि वीडियो रुक रुक कर आ रहा है। देखो, जिनको भी वीडियो रुक रुक कर आ रहा है उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है। हम लोग यहाँ मोबाइल रखे हुए हैं तो हम लोग के यहाँ मोबाइल में वीडियो ठीक आ रहा है, तो नेटवर्क का इशू है। सर उसका लेंथ y कैसे हुआ? अरे भाई लेंथ y कैसे हुआ? लेंथ किसको लेते हैं? इसी को तो लेंथ बोलेंगे, तो ये लेंथ y ही होगा ना, और इसका विड्थ dx होगा। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा एक डायग्राम दिया, मान लीजिए y बराबर एक्स स्क्वायर, ये y है और ये x है, बोल रहा है ये एरिया कैलकुलेट करो, ये वाला, इधर वाला नहीं इधर वाला। और ये मान लीजिए कि यहाँ पे 10 है और यहाँ पे मान लीजिए 0 है। अगर इस साइड का एरिया निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे कि इधर एक स्ट्रिप कट कर लेते हैं। इस बार लेंथ x एक्सिस में है तो ये लेंथ हो गया x, और इसका विड्थ जो है y एक्सिस में है, तो ये हो गया dy। ये वाला हिस्सा का एरिया dA लिखेंगे, लेंथ हो गया x और विड्थ हो गया dy। इसको इंटीग्रेट करेंगे। नियम यह है कि जिसमें d लगाएंगे उसी में चेंज होना चाहिए। यहाँ dy है तो इसके पहले y का टर्म होना चाहिए, तो यहाँ से x का वैल्यू चेंज कर देंगे, तो x का वैल्यू आ जाएगा √y, तो ये हो जाएगा √y dy। और यहाँ 0 से 10 लिख देंगे। 0 लिखने का मतलब कि ये वाला एलिमेंट जंप मार के यहाँ आ गया, और 10 लिखने का मतलब स्लाइड करके यहाँ पहुँच गया। तो जब यहाँ से यहाँ स्लाइड करेगा तो ये पूरा एरिया कवर करेगा। एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो ये एरिया पॉजिटिव आएगा सॉल्व करके, और एक्स एक्सिस के नीचे होगा तो ये एरिया नेगेटिव आएगा सॉल्व करके। अब यदि हम लोग ये समझ लें कि ये सॉल्व कैसे होता है, तो हम लोग इसका एरिया का आंसर लिख सकते हैं। हम लोग ये समझ लें कि ये सॉल्व कैसे होता है, तो हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इंटीग्रेशन का मतलब एडिशन होता है। इंटीग्रेशन कहीं जनरल टाइप का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी एरिया कैलकुलेट करना हो तो हम लोग उसमें इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं। ये इंटीग्रेशन का मतलब है। अब सवाल उठता है कि इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे होता है, तो अब हम लोग इसके फार्मूला की ओर बढ़ रहे हैं।
जहाँ जहाँ पे मानसून का असर है शायद वहाँ पे ये प्रॉब्लम है, और जहाँ मानसून का असर नहीं होगा शायद वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक लड़का बोला सर किसी भी टाइप का ग्राफ का सर, तो हाँ आप जैसा भी ग्राफ देंगे उसका एरिया इंटीग्रेशन के मेथड से सॉल्व हो सकता है। एक लड़का लिखा है सर रिपीट, यार 2 बार बता दिए, थोड़ा एक बार वीडियो देख लेना। अभी हम फार्मूला लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन का फार्मूला पे आते हैं। फार्मूला नंबर 1, x टू द पावर n dx, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। इंटीग्रेशन भी हम लोग 2 टाइप का लेते हैं। इंटीग्रेशन 2 टाइप का है, एक का नाम है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, और एक का नाम है डिफिनिट इंटीग्रेशन, जिसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगाते हैं, लिमिट यूज करते हैं, तो ये कहलाता है डिफिनिट इंटीग्रेशन। और यदि लिमिट यूज नहीं करते हैं तो इसका नाम होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। पहले हम लोग पढ़ेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, फिर हम लोग लिमिट लगाना सीखेंगे कि लिमिट लगा के कैसे बनाया जाता है। फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, सबसे ज़्यादा जो यूज होगा, या कहें कि 100% यूज डिफिनिट इंटीग्रेशन का ही होगा। हम लोग सब जगह डिफिनिट इंटीग्रेशन ही पढ़ेंगे, लेकिन डिफिनिट इंटीग्रेशन इनडिफिनिट इंटीग्रेशन से ही होकर आगे बढ़ता है। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के सॉल्व होने के बाद 1-2 स्टेप और आगे बढ़ाना पड़ता है, तब आके वो डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, फिर हम लोग सीखेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं होता है और इसमें लिमिट होता है, मतलब इसमें लिमिट लगाया जाता है। नाम के पीछे का क्या कहानी है? इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को ट्रिगोनोमेट्री में या कुछ और भी जगह पे अलग अलग मेथड से बनाने पे आंसर थोड़ा डिफर करता है। आप मेथड चेंज कर देंगे, ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला अलग लगा देंगे, तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा, और दोनों सही रहेगा, आपका मैच किया वो भी, नहीं किया वो भी। लेकिन डिफिनिट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होगा। आप कोई भी मेथड से कोई भी फार्मूला ट्रिगो का लगा दीजिए, आंसर अल्टीमेटली सबका मैच करेगा। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में कोई भी फार्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे, फाइनल आंसर मैच करेगा, और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में थोड़ा दूसरा फार्मूला यूज करेंगे तो फाइनल रिजल्ट मैच नहीं करेगा, लेकिन आपका मेथड सही रहेगा। हम आपको कुछ एग्जांपल पॉलिनोमियल का, कुछ ट्रिगोनोमेट्री का बताएंगे कि इनडिफिनिट में अलग अलग मेथड से आंसर अलग आ जाएगा, लेकिन उसी में लिमिट लगा देंगे, जैसे हम डिफिनिट इंटीग्रेशन में पहुंचेंगे तो आंसर हमारा मैच कर जाएगा। अब आओ फार्मूला पे। ये साइन तो आपको लगाना है, ये जो सांप जैसा दिख रहा है, स्नेक जैसा, इसको इंटीग्रेशन का सिंबल बोलते हैं। x टू द पावर n dx, ये नहीं रहेगा तो इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है, ये होना जरूरी है। ये वाला हिस्सा विड्थ का है और ये वाला हिस्सा लेंथ का है। इसका एरिया रेक्टेंगल से निकलता है, तो लेंथ और विड्थ दोनों का तभी एरिया निकलेगा। कोई बोलेगा कि सिर्फ इससे इंटीग्रेट हो जाए, ये नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होगा, दोनों का होना जरूरी है। यदि यहाँ dx लिखें तो यहाँ x का इक्वेशन होना चाहिए, यहाँ dy लिखेंगे तो यहाँ y का इक्वेशन होना चाहिए, यहाँ dt लिखेंगे तो यहाँ t का इक्वेशन होना चाहिए, वेरिएबल एक ही होना चाहिए। इस इंटीग्रेशन साइन के अंदर यदि 2 वेरिएबल आ जाएगा तो उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, उसका क्या रीति रिवाज होगा, उसके बारे में चर्चा बाद में होगा। अभी आपको ये समझना है कि यहाँ पे सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। यदि यहाँ dx लिखते हैं आप तो यहाँ x का फंक्शन होना चाहिए, यहाँ dy लिखते हैं तो यहाँ y का फंक्शन होना चाहिए। ये रूल है इंटीग्रेशन का। इसका फार्मूला होता है बच्चा लोग x टू द पावर n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस कोई कांस्टेंट c। ये फार्मूला सबके लिए वैलिड है एक्सेप्ट n इज नॉट इक्वल टू -1, एक्सेप्ट n इज नॉट इक्वल टू -1।
यहाँ जितना पावर दिया हुआ है यहाँ पावर 1 बढ़ा देते हैं, यहाँ जितना पावर दिया हुआ है यहाँ पावर 1 बढ़ा देते हैं और वही पावर को नीचे डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, प्लस को एक कांस्टेंट लगाते हैं। क्यों लगाते हैं वो अभी आप छोड़ दीजिए, कुछ बात आपको बाद में समझ में आएगा। देखिएगा ये नहीं लगाएंगे तब क्या समस्या होगा और लगाएंगे तब क्या होगा, हम इसका चर्चा बाद में करेंगे। अभी आप मानिए ऐसा होता है, जो आने वाले नेक्स्ट क्लास तक में या आज ही के क्लास में शायद समझ में आ जाए, जहाँ इसको समझाते हैं यदि आज वहाँ पहुँच गया तो आज ही समझ में आ जाएगा, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में समझ में आएगा। तो फार्मूला क्या है कि x टू द पावर n होगा, ये dx तो रहेगा, इसके बारे में नहीं सोचना है, यहाँ सोचना है। यहाँ वाला dx का ये जो x है इसका पावर के बारे में चर्चा नहीं करना है, यहाँ वाला जो x है उसके बारे में बात करना है कि x का पावर n होगा तो यहाँ पे पावर 1 बढ़ा दिया जाता है और वही बात डिनोमिनेटर में कॉपी किया जाता है। ये फार्मूला -∞ टू +∞ n का किसी भी वैल्यू के लिए लगा सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन कुछ भी, सिवाय n = -1। -1 इसके लिए अछूत है, आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? यदि हम यहाँ -1 ले लेंगे तो -1 + 1 0 और एनीथिंग बाय 0 इन्फिनिटी होता है, इसको मैथमेटिक्स में अनडिफाइंड बोलते हैं। तो ये मैथमेटिक्स में अनडिफाइंड हो जाएगा। तो कोई बोलेगा n = -1 का कभी फार्मूला ही नहीं होगा, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। n = -1 का कुछ और फार्मूला बाद में पढ़ेंगे, अभी जो हम लोग फार्मूला पढ़ रहे हैं उसमें ये लागू नहीं होगा, किसी और में लागू हो सकता है। तो ये फार्मूला हुआ, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे x टू द पावर 10 dx है, तो जितना पावर दिया हुआ है उसमें 1 बढ़ाना है, तो बढ़ाइए 10 + 1/10 + 1 + c, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 11/11 + c। जैसे कोई लिख देगा x टू द पावर जलेबी प्लस दही, कोई ऐसे लिख दिया x टू द पावर जलेबी प्लस दही dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे x टू द पावर जलेबी प्लस दही प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय जलेबी प्लस दही प्लस 1 और प्लस c। आप कुछ भी लिख दीजिए, x टू द पावर 100 लिख दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 1 बढ़ाना 101/1 + c। कोई लिख दिया x टू द पावर हजारीबाग इंटू dx, तो इसका वैल्यू हो जाएगा x टू द पावर हजारीबाग प्लस 1/हजारीबाग प्लस 1 + c। चलिए कुछ और क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि सिर्फ dx और इसको इंटीग्रेट करना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई बोलेगा अभी तो आप बोले थे कि सिर्फ विड्थ से एरिया नहीं निकलता है, सिर्फ dx तो इंटीग्रेट ही नहीं होगा, तो सही बात है। हम लोग इसको 1 × dx तो मान ही सकते हैं, इसको लिख देंगे 1 × dx, मीन्स कि लेंथ हो गया 1 यूनिट और विड्थ हो गया dx। पर रूल ये है कि dx लिखा हुआ है तो इसके पहले हर हाल में x का फंक्शन होना चाहिए, तब इंटीग्रेट होगा। तो 1 को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, तो हम लोग इसको लिखेंगे x का पावर 0 dx। अब जाके इसको इंटीग्रेट करेंगे, एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे 0 + 1/0 + 1 + c, तो ये आ जाएगा x + c। सिमिलरली कोई लिख देगा dy
तो इसको लिखेंगे 1 इंटू डी वाई, वाई का पावर 0 डी वाई, ये 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 प्लस सी, तो हो जाएगा y प्लस सी। कोई यहाँ लिख देगा डी जेड, तो 1 इंटू डी जेड, जेड का पावर 0 डी जेड, तो 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 प्लस सी। तो लाइकवाइज इसी तरीके से इसको t प्लस सी लिख सकते हैं, dv को v प्लस सी लिख सकते हैं, dm को m प्लस सी लिख सकते हैं, dk को k प्लस सी लिख सकते हैं। शायद आप समझ रहे होंगे। ये एक फार्मूला, आप इसको समझ लीजिए, आपको इसको याद कर लेना है। आप dx का इंटीग्रेशन x होता है, आप इसको याद रखें, या ज़्यादा अच्छा ये होगा कि किसी का पावर 0 है, x का पावर 0 dx, तो इसका इंटीग्रेशन x होता है, y का पावर 0 का इंटीग्रेशन y होता है, z का पावर 0 का इंटीग्रेशन z होता है। आपको ऐसे समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स है, इसको इंटीग्रेट करना है। एक्स न्यूमेरेटर में होना चाहिए, यहाँ पे एक्स डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे एक्स डिनोमिनेटर में है, तो इसको न्यूमेरेटर में ले चलते हैं। एक्सपोनेंट के रूल के अनुसार ये ऐसा होगा। एक लड़की लिखी है, सर सी क्यों होता है? कुछ बातों के जवाब बाद में दिए जाते हैं, आपको इसका जवाब दिया जाएगा, आप ये मत समझिए कि नहीं दिया जाएगा, थोड़ा आपको इंतजार करना होगा। सी क्यों लिखा जाता है, तो हम आपको सी का जवाब देंगे। एक्स का पावर -2 dx हो गया, ये इसको इंटीग्रेट कीजिए, -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस सी, ये हो जाएगा बच्चा लोग -1 बाई -1 प्लस सी। एक्सपोनेंट लगाइए, ऊपर -1 है, नीचे आके प्लस हो जाएगा, और ये माइनस रहेगा, प्लस सी। ऐसा कहा जाता है फिजिक्स के लिए कि आप इसका रिजल्ट को याद कर लीजिए, ये फिजिक्स में बहुत आएगा, ये बहुत सारे चैप्टर्स में आएगा। 1 बाई एक्स स्क्वायर का dx इंटीग्रेशन, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 बाई एक्स। जिनका स्मरण क्षमता, मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा नहीं है, वो बेसिक से बनाएंगे कैसे बन रहा है। ये तरीका है बनाने का, बोर्ड पे लिखा हुआ है। आगे आइए, 1 बाई वाई का पावर 6 डी वाई। देखिए यहाँ डी वाई लिखे हैं, तो यहाँ वाई है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऐसा कुछ होगा, y टू दी पावर -6। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, -6 प्लस 1 -6 प्लस 1 प्लस सी, तो दैट इज इक्वल टू -5 बाय -5 प्लस सी इज इक्वल टू, इसको नीचे लाएंगे तो y का पावर 5, ये 5 रहेगा, माइनस भी रहेगा और प्लस सी। तो डिनोमिनेटर वाले को कैसे सॉल्व किए, 2 एग्जाम्पल दिए। चलिए कुछ फ्रैक्शन वाले को सॉल्व करके दिखा देते हैं। जैसे सपोज करो कि √x dx को इंटीग्रेट करना है, तो रूट को पावर में कन्वर्ट करो बच्चा लोग, 1/2 dx। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस सी, ये हो जाएगा x का पावर 3/2 प्लस सी। मान लीजिए कि 1/√x dx है, इसको इंटीग्रेट करना है। पहले रूट को पावर में चेंज कीजिए, अब इसको ऊपर ले चलिए, न्यूमेरेटर में पहुंचा दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का पावर -12 प्लस 1 -12 प्लस 1 प्लस सी, ये बचेगा 12/2 प्लस सी,
ये हाफ मतलब रूट होता है बच्चा लोग, ये 2 ऊपर चला जाएगा। आप जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं कीजिए उसको। तो उसको सिंप्लीफाई किए तो 2 रूट एक्स प्लस सी। मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा हुआ है ये 5 है, शायद आप इस सिंबल का मतलब समझते हैं कि ये पावर 1/5 हुआ, ये इसका मीनिंग होता है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो 1/5 प्लस 1, 1/5 प्लस 1 सी रहेगा बराबर x टू द पावर 6/5 प्लस सी। तो इस तरीके से ये बनेगा। ये हुआ पहला फार्मूला, कैसे हम लोग यूज करते हैं। आते हैं अब दूसरा फार्मूला पे, फार्मूला नंबर 2। मान लीजिए कि k x टू द पावर n dx ऐसा कहीं लिखा हुआ है, जहां पे k भी एक कोई कांस्टेंट है, नंबर है 2 4 5 ऐसा कुछ। इसको इंटीग्रेट करना है तो कांस्टेंट सांप के अंदर आ जाए तो आप इस कांस्टेंट को बाहर भी निकाल सकते हैं ऐसा। आप जाके फार्मूला सेट करते हैं तो फार्मूला सेट कीजिएगा तो n+1/n+1 प्लस सी, अभी पढ़ाए थे। जैसे मान लीजिए 3x² dx है तो यही जो है वो k है, इसको बाहर कर लेंगे, आप सॉल्व करेंगे। x का पावर 2 है यहाँ पे, तो 2+1/2 + 1 प्लस सी, ये हो जाएगा 3x² 3 + सी, 3 3 कट जाएगा, सॉरी ये 3 हो जाएगा, इक्वल टू x³ प्लस सी। मान लीजिए यहाँ 2x dx है तो आप 2 को बाहर कर लीजिए, नहीं भी बाहर करेंगे तो कुछ नहीं होगा, 2 में आपको दिलचस्पी नहीं होना चाहिए, 2 को छोड़ दीजिए, मत निकालिए बाहर। यहाँ पावर 1 है तो 1 बढ़ाया जाता है तो 1 + 1/1 + 1 प्लस सी, तो ये हो गया 2 × x का पावर 2/2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल तो x² प्लस सी। तो जो कांस्टेंट है उसको आप बाहर भी निकाल सकते हैं, और यदि बाहर नहीं निकाल रहे हैं तो वहां आप उसका इंटीग्रेशन मत कीजिए, उसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है ऐसा। आगे बढ़ते हैं। कोई बोलेगा सर 2 जगह प्लस हो जाएगा तो क्या करेंगे। मान लीजिए कि ऐसा दिया हुआ है, स्क्रीन चला गया, इसको इंटीग्रेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। इसका पावर 3 है तो 1 बढ़ा देंगे 4/4, प्लस है तो प्लस, यहाँ पावर 7 है तो 1 बढ़ा देंगे 8/8, और सब में फिर लास्ट में सी लगाएंगे, एक ही सी लगेगा, ऐसा नहीं कि एक सी इसका एक सी इसका 2c, ऐसे नहीं, एक ही सी लगाते हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ है x का पावर -10 -6, x का पावर 10 -x का पावर 6 और x² dx, इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या करेंगे, 10 है तो 1 बढ़ा देंगे 11/11, माइनस 6 है तो 1 बढ़ा देंगे 7/7, प्लस है तो प्लस, 2 है 1 बढ़ा देंगे 3/3, और लास्ट में सी ऐसा। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 3x² + 4x dx, अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। 3 से चिंता मत कीजिए आप, यहाँ x का पावर 2 है, x का पावर 2 है तो 1 बढ़ाएंगे +4, यहाँ x का पावर 1 है तो 1 बढ़ाएंगे 2/2 और लास्ट में c,
आपको सॉल्व करने का अधिकार है, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करके इतना बचेगा। शायद यहां तक समझ रहे होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा दिया हुआ बच्चा लोग 10 इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। 10 को आप बाहर रख सकते हैं। याद कीजिए हम dx का पढ़ाए थे, x प्लस सी पढ़ाए थे, c लास्ट में लगाना है। dx का x बोलेंगे, x प्लस सी नहीं बोलेंगे। c तो कुछ कारण से लगाना पड़ता है, वो सरकार को टैक्स देने जैसा है। तो dx का x होता है और लास्ट में c लगाएंगे। जैसे कोई लिखता है 20 dt, तो आप 20 को बाहर या वहां भी छोड़ देंगे तो कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं हो जाएगा। तो 20 dt का t, आप याद कीजिए dt का t होता था, c तो लगाना है, कुछ रीति रिवाज है, और प्लस c। अब आइए, कहीं लिखा हुआ है 6x प्लस 18 dx। अब हम लोग को इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन का नियम कहता है कि हर किसी के पास x होना चाहिए। इसके पास x है, ये थोड़ा भिखमंगा टाइप का आदमी है, इसके पास x नहीं है। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 6x 18 और x का पावर 0 dx। इसको सब्सिडी दे दिए, सरकार इसको सब्सिडी दिया, गरीब आदमी था, 30 किलो अनाज दे दिए, लो भाई खाओ। तो इसको सब्सिडी के रूप में जो अनाज दिए वो x टू दी पावर 0 दिए। x टू दी पावर 0 का मतलब होता है कि उसका वैल्यू 1 है, तो 1 से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब आइए रियल में थोड़ा सा इसको याद कीजिए कि इसको इंटीग्रेट किए थे तो x का पावर 0 dx और इसका x आया था। ज्यादा सही होगा कहना कि x टू दी पावर 0 का इंटीग्रेशन x होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, वो बहुत सही लाइन नहीं है। x टू दी पावर 0 का इंटीग्रेशन x होता है, आप ऐसा कहें। तो अब इसको सॉल्व कीजिए। यहां x का पावर 1 है तो 1 बढ़ाया जाता है, प्लस 18, x का पावर 0 का इंटीग्रेशन x होता है और प्लस c, ऐसा। आगे बढ़ते हैं। कहीं लिखा हुआ है 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 25 और यहाँ dt। यदि यहाँ dt लिख रहे हैं तो सब जगह t होना चाहिए। यहाँ t है, यहाँ t है, ये भिखमंगा आदमी है, नहीं है, गरीब आदमी है। हम लोग इसको सब्सिडी देंगे t का पावर 0 का, t का पावर 0 इसको सब्सिडी दिए। अब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पावर 2 है तो 1 बढ़ाना है, 3/3 प्लस, यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो ये होगा 4t 1 प्लस 1 2/2 प्लस 25, और t का पावर 0 का इंटीग्रेशन t होता है, तो ये हो गया t और लास्ट में c, तो ये हो जाएगा t क्यूब 2t स्क्वायर 25t प्लस c। उम्मीद करते हैं शायद आप समझ रहे होंगे। कहीं लिखा हुआ है 25 x का पावर 4 प्लस 16x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10/x स्क्वायर प्लस 500 dx। बड़ा इक्वेशन देख के डरने उड़ने की जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू, यहां x का पावर 5 है तो 1 बढ़ा देना आपको, यहां x का पावर 3 है तो 1 बढ़ा देना आपको, यहां x का पावर 2 है तो 1 बढ़ा देना आपको,
प्लस 8, एक्स का पावर यहाँ 1 है, 1 बढ़ाइए, 1/x² का हम बोले थे, याद रखेगा, इसका इंटीग्रेशन -1/x होता है, इसका इंटीग्रेशन -1/x होता है। तो ये हो जाएगा 10 -1/x प्लस 500, यहां x है ही नहीं, यहां x है ही नहीं, तो x का पावर 0 मानेंगे और उसका इंटीग्रेशन x होता है प्लस c। इसको सॉल्व कीजिए तो 5x का पावर 5, 4x का पावर 4, 4x³ 4x² माइनस 10/x प्लस 500x प्लस c। एक दो लोग कह रहा है सर प्लीज रिपीट इट, रिपीट कर देते हैं। देखो भाई यहाँ x का पावर 4 है तो 1 बढ़ा दो, 4 में 1 बढ़ाओगे ना, ये 4 है, 1 और जोड़ेंगे तो ऐसे 5 हो जाएगा, तो x का पावर 5/5, 16 छोड़ दिया, यहाँ 3 है, 1 बढ़ाएंगे तो ये 4/4, यहाँ पावर 2 है, 1 बढ़ाओ तो 3/3, यहाँ 1 है, 1 बढ़ाओ तो 2/2, 1/x² का -1/x होता है, ऊपर से याद रखो, कुछ देरी पहले बताए थे। ये 500 है, इसमें x नहीं है तो x का पावर 0 सब्सिडी देंगे और उसका इंटीग्रेशन x होता है, तो यहाँ x और लास्ट में c। ये नियम हुआ। उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग समझ गए होंगे कैसे हम लोग इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं। चलिए, ये था इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, इसी में लगा दे रहे हैं आप डिफिनिट इंटीग्रेशन, इसी में अब लगा दे रहे हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। जैसे मान लो 3t² प्लस 4t dt, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10 है और इसको सॉल्व करना है। लिमिट लगा देने के बाद ये हो जाएगा डिफिनिट इंटीग्रेशन, लिमिट लगा देने के बाद ये हो जाएगा डिफिनिट इंटीग्रेशन। इसके आ जाने से बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, पुराना नियम लागू, पुराना नियम में कोई छेड़छाड़ नहीं। तो बढ़िए, यहाँ t का पावर 2 है, 1 बढ़ाएंगे प्लस यहाँ t का पावर 1, 1 बढ़ाएंगे, लिमिट लगा देने पे, लिमिट लगा देने पे c नहीं लिखा जाता है, c का जमाना लद गया, अब ये नहीं लिखा जाएगा, अब इसका जमाना समाप्त। जब लिमिट नहीं लगाएंगे तो c लिखना पड़ेगा और जब लिमिट लगा देंगे तो c लिखने की आवश्यकता खत्म हो जाती है। तो अब यहाँ c नहीं लिखेंगे, तो बोलेगा इसका तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, होगा। यहाँ पे आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, यहाँ पे आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है और ये जो 5 है वो राइट साइड में नीचे लिख देना है और ये जो 10 है उसको राइट साइड में ऊपर लिख देना है। पहले घर का झगड़ा खत्म कर लीजिए, फिर बाहर देखेंगे क्या हो रहा है। पहले घर का अंदर में झगड़ा हो रहा है, ये इसका जान लेने पे तुला हुआ है, तो क्या बचा, ये इससे कटेगा, अब घर में शांति है। अब हम लोग बाहरी आक्रमण का सामना करते हैं, इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है। शायद आप कांस्टेंट और वेरिएबल समझते हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। तो इसके अंदर में t नाम का एक वेरिएबल है, आपको अंदर में जहां जहां भी t नजर आ रहा है, आपको अंदर में जहां जहां भी t नजर आ रहा है उसको रिप्लेस कर दीजिए ऊपर वाला वैल्यू 10 से,
ऐसा रूल है। तो रिप्लेस कर दीजिएगा 10 का क्यूब प्लस 2 इंटू 10 का स्क्वायर। अंदर में जहां जहां टी नजर आएगा वहां चुन चुन के 10 पुट करेंगे। जहां जहां टी नजर आएगा वहां चुन चुन के ऊपर वाला वैल्यू पुट करेंगे। सिर्फ टी में, बाद बाकी लोग को परेशान नहीं करेंगे। यहां पावर 3 था, 2 था, यहां नंबर 2 था, ये सब परिवर्तन नहीं होगा। और माइनस करके, इस पूरे में माइनस करके आप नीचे वाला, सेम काम नीचे वाला के साथ। इसका मतलब आप टी में 5 पुट करेंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे। ये 1000 हो गया, ये 200 हो गया, ये 125 हो गया और ये 50 हो गया। ये 1000 प्लस 200 माइनस 175। 200 में 175 घटाएंगे तो 25, तो इसका 10 विनीत आनंद लिखता है सर पॉजिटिव सी इंडिफिनिट के कंडीशन में लगाने डाउट है। अरे भैया ऐसा होता है, मानिए ना, अभी तो बतेवे, हम तो कह रहे हैं कि इसको बताएंगे। आपको इतना चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। आपको कह रहे हैं कि इंडिफिनिट में सी लगाते हैं और डिफिनिट में सी नहीं लगाते हैं। जैसे फलाना आदमी, आपको बोला गया कि आपके दादाजी हैं, तो आप उसका डीएनए टेस्ट नहीं कराने जाते हैं। अच्छा मान लेता, अच्छा यही हमारे दादाजी हैं, तो मान लीजिए। कोई बोलेगा प्रूफ करके दिखाइए, तो टेस्ट करा के हो सकता है। कोई कह रहा है कि ये कैसे हुआ था, हम तो कह रहे हैं कि इसको प्रूफ करेंगे। थोड़ा धीरज रखिए। इंडिफिनिट में सी लगाते हैं, डिफिनिट में सी नहीं लगाते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल, 3x² प्लस 2x प्लस 15 dx। 1 से 2 इसको सॉल्व करना है। ऐसे इसको बनाना है। आप लिमिट का चिंता ना करें, इंटीग्रेशन का चिंता करें। यहां 3 है, x का पावर 2 है, 1 बढ़ाते हैं बच्चा लोग, प्लस 2। यहां 1 है, यह आदमी के पास x था ही नहीं, इसको सब्सिडी देंगे, x का पावर 0। x का पावर 0 इसको सब्सिडी देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो x होता है, हम बताए थे। लिमिट लगा हुआ है, c नहीं लगाएंगे, यहां c नहीं लिखा जाएगा। लोअर लिमिट, अपर लिमिट। घर के अंदर कुछ झगड़ा नजर आ रहा है, पहले इसको मिटा लेते हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जहां जहां x नजर आएगा वहां चुन चुन के 2 पुट करेंगे। जहां जहां x नजर आएगा वहां चुन चुन के 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 2 का पावर 3, 2 का स्क्वायर 15 इंटू 2, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2। पूरा में माइनस करेंगे और अब जहां जहां x नजर आएगा वहां वहां 1 रखेंगे, ये वाला वैल्यू। तो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 15 इंटू 1 इज इक्वल टू, ये 8 होगा बच्चा लोग। 4 प्लस 30 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 15 इज इक्वल टू 12 और 30 42 हुआ करता, अंग्रेजी में 42, और ये हो गया 17। सॉल्व करेंगे तो आंसर 25 आएगा। मोस्ट ऑफ द लोग बनाया है, 25 आया है। इसका मतलब है कि तू लोग थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो, ऐसा लग रहा है। चलो देखते हैं। ऐसा लिखा हुआ है 1/√x dx।
1 से लेके 25 इसको सॉल्व करना है। तो पहले इसको इंटीग्रेट करना होगा 1 to 25, इसको ऊपर ले जाएंगे ऐसा है कि हम बोले भी थे कि इसको 2√x होता है, यदि आप याद कर लेते तो जीवन में कुछ काम ही आसान हो जाता। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इसको सॉल्व करके 2√x आएगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 25 होगा। अब क्या करेंगे, x के जगह में 25 माइनस x के जगह में 1, x के जगह में 25, x के जगह में 1, तो ये होगा 2, ये 5 आएगा और ये 1, तो 10 माइनस 2, इसका आंसर 8 हो जाएगा। ऐसा चलिए, बहुत लोग हड़बड़ा रहे थे, सी बहुत कंफ्यूजन है। अभी सी का मीनिंग समझा देते हैं, सी क्या था। तो आपको कभी बताए थे कि एक्सेलरेशन बराबर dv/dt होता है। जो बच्चे 12th पास हैं वो तो जानते ही है, और जो अभी 11th में आए हैं, आने वाले कुछ दिनों में आपको ये फार्मूला डिराइव करके दिखाया जाएगा कि इसका जन्म कैसे हुआ। a बराबर dv/dt का डेरिवेशन क्या है। देखिए, t बराबर 0 पे कुछ बात आपको समझना है। t बराबर 0 पे जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन स्टार्ट करता है तो उसका वेलोसिटी को u से डिनोट किया जाता है। जैसे आप यहाँ टाइम लिखें, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ वेलोसिटी लिखें, तो t0 पे वेलोसिटी को u से दिखाया जाता है, इसको u से डिनोट करते हैं, और कोई जनरल टाइम के वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, और उसी से ये फार्मूला आप लिखते हैं v बराबर u प्लस at। आप जो v बराबर u प्लस at लिखते हैं उसका मतलब क्या है, मतलब है कि कोई जनरल टाइम पे जो वेलोसिटी होता है वो v होता है, और t0 पे जो वेलोसिटी होता है वो u होता है। आप चेक कर लीजिए, इसमें आप t0 पुट कर दीजिए, तो u प्लस a इंटू 0, तो v बराबर u। t0 को इनिशियल भी बोलते हैं, तो t0 पे वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं, और कोई जनरल टाइम के वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। प्रशांत बोल रहा है कि सर डिफिनिट में तो कंप्लीट वैल्यू आ जाता है, बट इनडिफिनिट में तो वेरिएबल रह जाता है। यार इसीलिए तो उसका नाम इनडिफिनिट है, पता नहीं क्या होगा आंसर। और डिफिनिट का नाम इसलिए डिफिनिट है कि उसका आंसर फिक्स है, फलना आएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही नाम के पीछे का कहानी था। चलिए हम इधर समझा रहे हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट कीजिए, तो dv बराबर a dt, dv बराबर a dt। अभी हम लोग मान लेते हैं कि a कांस्टेंट है, इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन नाम है इसका। आगे चल के टाइप ऑफ मोशन पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा कितना टाइप का मोशन होता है। उसमें से एक टाइप यह है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। अभी हम बताए थे कि जिसका वैल्यू कांस्टेंट होता है उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं। तो a का वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसको यहां से बाहर निकालिए,
तो ऐसा बचेगा a dt। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको लिमिट लगाने के लिए सीखना है। अभी जो क्वेश्चन आपको बना रहे थे मैथ्स में, उसमें लिमिट दिया हुआ था कि फलना टू फलना 1 to 4 2 to 6 ऐसा दिया हुआ था। लेकिन जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो लिमिट दिया नहीं रहेगा। लिमिट आपको अपना दिमाग से लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन में कुछ ऐसा कंडीशन दिया रहेगा, जो कंडीशन पढ़ के आपको लिमिट लगाना होगा। तो चलिए लगाते हैं। यह भी ध्यान देना है किस साइड में किसका लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है। इस साइड में टाइम लिखा हुआ है, इस साइड में टाइम लिखा हुआ है, और इस साइड में वेलोसिटी लिखा हुआ है। तो इस साइड में टाइम का लिमिट लगाएंगे और इस साइड में वेलोसिटी का लिमिट लगाएंगे। छोटा वैल्यू कोशिश करेंगे कि नीचे से स्टार्ट करें, तो t0 से स्टार्ट करते हैं। तो इधर टाइम है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी, इधर टाइम है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी। तो t0 पे वेलोसिटी कितना होता था वो कहीं लिखा होगा कि t0 है तो v का वैल्यू u है, तो यहां u लिखेंगे, और t हो जाएगा, t हो जाएगा, वेलोसिटी v हो जाएगा। ये हुआ लिमिट कि यहां t0 तो यहां वेलोसिटी u है। लिमिट लगाने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। इधर टाइम का लिमिट है, इधर वेलोसिटी का लिमिट है। t0 पे वेलोसिटी कितना लिखा हुआ है, t0 पे वेलोसिटी u लिखा हुआ है, और t टाइम पे वेलोसिटी v लिखा हुआ है। तो लिख दिए। अब आता है इंटीग्रेशन, कि इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। थोड़ा सा बात को याद कीजिए, अभी कुछ देर पहले बताए थे। dx के लिए x लिखते हैं, dy का y लिखते हैं, dz का z लिखते हैं, dv का v लिखते हैं, तो dk का k लिखते हैं, ऐसा तो बताए थे। तो इस आधार पे dv का v लिखा जाएगा। चूंकि लिमिट लगा हुआ है तो c लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहां पे u हो जाएगा, यहां पे भी a dt का t होगा, और यहां 0 से t। लिमिट v के जगह में भी कोई परिवर्तन नहीं, माइनस v के जगह में u इज इक्वल टू, यहां पे a, और t के जगह में t माइनस t के जगह में 0। माइनस u बराबर a इंटू टी, तो यहां से आ गया v बराबर u प्लस ए टी। ऐसा ये जो एक लड़की लिखी सर हमको नहीं समझ आ रहा ये वाला, एक्चुअल में ये फिजिक्स है। यदि अभी आप ये समझना चाह रहे हैं सी क्यों लगा रहे हैं, तो उसको हम समझा रहे हैं। और इसमें आपको फिजिक्स में समझना है कि आप v बराबर u प्लस ए टी लिखते हैं, तो जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि v क्या है, u क्या है, a क्या है, तब तक ये समझ नहीं आएगा आपको। तो u को इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, v को कोई जनरल टाइम का वेलोसिटी बोलते हैं, और a एक्सेलरेशन है। किसी के मन में कंफ्यूजन आएगा a कांस्टेंट ही क्यों होगा, तो ये तो दिक्कत है, अभी इसकी चर्चा बाद में होगी कि a कांस्टेंट ही क्यों है। यदि बदलेगा तो क्या होगा। पर कुछ एक बच्चा था वो बहुत हड़बड़ा रहा था, हमको c का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा, हमको c में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। तो c समझने के लिए फिजिक्स समझना पड़ेगा, और वो बीच से कोई एग्जाम्पल उठाए हैं, उसके पहले आप बहुत सारा बात नहीं जानते हैं, इसलिए दिक्कत है। आपको नहीं समझ में आएगा छोड़ दीजिएगा, ये डेरिवेशन बाद में होगा। नहीं समझ में आएगा तो ये मान लीजिएगा सी कुछ होता है, भगवान ऐसा बोला है, और भगवान की बात में डिबेट नहीं करते। अब आइए इसी क्वेश्चन को हम लोग बिना लिमिट के बनाते हैं, लिमिट लगाए बगैर सॉल्व करते हैं। तो कैसे बनाएंगे,
डी का इंटीग्रेशन भी ए बाहर डी टी, तो भी बराबर ए, और डी टी का टी तो भी बराबर ए टी। आप देख रहे हैं कि फार्मूला मैच नहीं किया, फार्मूला मैच नहीं किया। लेकिन मान लीजिए हम यहां एक सी लगा देते, ये गलत है। यदि हम यहां सी लगा देते तब क्या होता, आइए इसमें वापस। t बराबर 0 पे वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं, t बराबर 0 पे वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं। तो चलिए यहां v को अब u लिख दीजिए, इसी इक्वेशन में वापस जा रहे हैं। v को u लिख दिए बराबर a, t का वैल्यू 0 बैठा दीजिए और प्लस c, तो u बराबर 0 प्लस c, यहां से c आ गया u, और इसी c को वापस बैक यहां पुट कर दीजिए। तो बैक पुट कीजिएगा तो v बराबर ए टी प्लस यू, सी का वैल्यू u बैठा दिए तो u प्लस ए टी। यदि हम लोग c नहीं निकाल रहे हैं तो मेरा रिजल्ट गलत आ जा रहा है, और यदि हम लोग c लगा रहे हैं तो आंसर मेरा मैच कर जा रहा है। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन, लेकिन यदि हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन बनाए और यदि सी नहीं लिखें तो मेरा सारा आंसर ही गलत हो जाएगा। कहीं कहीं मैच भी कर सकता है यदि सी 0 हो गया तो, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लेस पे मेरा आंसर गलत हो जाएगा, और इसलिए सी लगाना जरूरी है। तो जो लोग ये सवाल उठा रहे थे कि सर सी क्यों लिखेंगे, शायद उनको अब समझ में आ गया होगा कि सी लिखना क्यों जरूरी है। और यदि अब भी नहीं समझ में आया तो आप ज़्यादा चिंतित ना हो, आने वाले दिनों में फिजिक्स में कुछ और एग्जाम्पल दिया जाएगा। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि यदि लिमिट नहीं लगाएंगे तो सी लिखना मजबूरी है, और यदि लिमिट लिखेंगे तो सी नहीं लिखेंगे। अभी तो जिसमें आपको लिमिट दिया हुआ है आप उसको सॉल्व कीजिए, लेकिन इसीलिए तो कहते हैं कि फिजिक्स बहुत आसान नहीं होने वाला भविष्य में भी, यदि आप बातों को बहुत बढ़िया से नहीं समझेंगे तो। लिमिट कभी भी दिया नहीं रहेगा फिजिक्स में, वो आपको क्वेश्चन पढ़ करके समझना पड़ेगा कि इसका लिमिट क्या होने वाला है। अभी तो हम एकदम सिंपल सा कोई क्वेश्चन दे रहे हैं मैथ का, जिसमें लिमिट लगा के दे रहे हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। कई बार आपको खुद से लिमिट मैक्सिमम टाइम आपको खुद से लिमिट लगाना होगा। देखो एक इसमें प्रशांत है, कोई बोल रहा है कोई इंडिफिनिट का कहाँ पे यूज है सर फिजिक्स में। यार अब तुम सब इस बात एक ही बार पूछेगा, अभी समझो ऐसा पढ़ रहे हैं, बिना यूज का थोड़े होगा। फिजिक्स में सब जगह हम लोग डिफिनिट ही लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन तुम चाहता है कि नहीं हम इंडिफिनिट से बनाए, उससे भी आंसर आ जाएगा, सी लिखना पड़ेगा। एक ही सवाल दोनों से बन सकता है। अभी देखा ना तुम, v बराबर u प्लस ए टी, हम इसको डिफिनिट से भी डिराइव कर दिए और इनडिफिनिट से भी डिराइव कर दिए। तुम जिसको पसंद करो उससे डिराइव करो। तुमको लगता है हम इनडिफिनिट से बनाएंगे तो इनडिफिनिट से बनाओ, तुमको लगता है डिफिनिट से बनाएंगे तो डिफिनिट से बनाओ। हम जो पढ़ाएंगे उसमें सब में डिफिनिट होगा, हम कहीं इनडिफिनिट को पूछेंगे तक नहीं। पर कोई चाहेगा तो इनडिफिनिट से भी पढ़ सकता है, बना सकता है, पढ़ा सकता है, पर हम इनडिफिनिट नहीं यूज करते हैं। चलिए कुछ लोग का कंफ्यूजन मान लो रह गया हो तो एक और सवाल बना के खत्म करते हैं। मान लीजिए कि कहीं लिखा हुआ है 6x² माइनस 4x या माइनस 2x माइनस 20 dx और 0 to 7 इसको सॉल्व करना है। 0 to 7 इसको सॉल्व करना है। पहले अंदर में सॉल्व कीजिए, पावर 2 है तो 1 बढ़ा दिए, -2 यहाँ पावर 1 है तो 1 बढ़ा दीजिए, -20 हम बोले थे सब जगह x होना चाहिए, ये गरीब आदमी के पास x नहीं है, तो हम बोले थे गरीब आदमी को अनाज देंगे सब्सिडी के रूप में, और वो अनाज का मात्रा जो होगा, जो अमाउंट होगा, हम बताए थे x का पावर 0 होगा। तो यहाँ पे x का पावर 0 का इंटीग्रेशन x, यहाँ c नहीं लगाएंगे क्योंकि ये लिमिट दिया हुआ है।
0 to 7, पहले घर के अंदर का जो लड़ाई है उसको खत्म कर लेते हैं। 2x³ x² 20x। अब आइए हम लोग बाहरी आक्रमण का सामना करते हैं। 0 और 7, जहां जहां x नजर आएगा, जहां जहां x नजर आएगा वहां चुन चुन के 7 बैठाएंगे। तो बैठाइए 7 का क्यूब, 7 का स्क्वायर, -20 इंटू 7, छुपा लो इसको, माइनस। अब जहां भी x नजर आएगा वहां लड्डू खिलाएंगे। सब x को एक एक लड्डू देते हैं, तो लड्डू। 7 का क्यूब शायद 243 होता होगा, 243 टाइम्स करेंगे तो 486 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, और ये 120 हो जाएगा, और ये सॉरी 140। अब आप इसको सॉल्व कर, ये लोग तो सब लड्डू खा के सो गया। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो बेसिक में अभी आपको ये समझना है कि अभी हम लोग जो मैथ्स का इंटीग्रेशन बना रहे हैं उसमें लिमिट दिया रहेगा, लेकिन जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें लिमिट लगाना पड़ेगा। आप लोग को जितना पढ़ाए हैं उतना दोबारा रिवाइज कीजिएगा। इसका सारा जितना क्वेश्चन वहां शायद दूसरा एग्जाम्पल लिया होगा उसको खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्लास में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है डिफरेंशिएशन जैसा। नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। तुम लोग का होमवर्क है इसका नोट्स बनाना, और ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाएं उसका जो असाइनमेंट है उसको कंप्लीट करना। आने वाला 1-2 दिन में जैसे डिफरेंशिएशन का डाउट क्लास लगाए थे वैसे एक दिन ट्रिगोनोमेट्री का डाउट क्लास लगाएंगे। जैसे डिफरेंशिएशन का डाउट क्लास लगाए थे वैसे ही ट्रिगोनोमेट्री का डाउट क्लास लगेगा। कुछ लोगों को ट्रिगो में डाउट है, वो सारा डाउट एक दिन खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। बायोम, लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम, नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल। प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम, नगराटोली और हीलू, रांची। एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम, लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम।